गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सिद्ध जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो है अमेरिका के द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है और ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है, इसको अमेरिका को दे दिया जाना चाहिए और ग्रीनलैंड से कुछ भी नहीं, कुछ कम पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के लगातार बयान दिए जा रहे हैं। तो हम आज और इसी के माध्यम से जो है अमेरिका और यूरोपीय कंट्रियां आमने सामने हो गई हैं और जो एक दूसरे पर टैरिफ लगाने के, उनके व्यापार को प्रतिबंधित करने के जो है चर्चा हो रही है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ग्रीनलैंड पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो होता क्या है, ट्रंप का लालच की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके ही देश से जो है नशीले पदार्थों यानी ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, वहां से उन्हीं के देश से अगवा कर लिया गया। और इसका परिणाम यह निकला कि जो ऑयल भंडारण थे उन पर कब्जा, यानी अमेरिकी कंपनियां वहां पर जाएंगी। यानी ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी कंपनियां वहां पर जाएंगी और तेल रिफाइनरीज को ठीक करेंगी और वहां पर तेल प्रोडक्शन करेंगी और पैसा कमाएंगी। इसी क्रम में अपन देखें तो ईरान पर भी वैश्विक प्रतिबंध लगाए गए और आरोप लगाया गया कि भी जो ईरान तेल निर्यात करता है उसका जो पैसा आता है और जिससे वो है परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ा रहा है, जिससे जो परमाणु तकनीक अगर आतंकवादियों के हाथों में पहुंचती है तो ये विनाश का रूप ले लेगी। और इस प्रकार से वहां पर जो है प्रतिबंध लगा दिए गए। प्रतिबंध लगाने से मुद्रा के मूल्य में बेहताशा गिरावट आई और $1 के बदले 14.5 लाख रियाल तक वहां की मुद्रा का मूल्य गिर गया। महंगाई बेहताशा बढ़ गई, महंगाई 42% से अधिक हो गई और इसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर विरोध प्रदर्शन होने लगे और इन विरोध प्रदर्शनों ने दंगों का रूप ले लिया। और फिर अमेरिका बयान देता है कि वहां के किसी भी व्यक्ति को अगर वहां का जो प्रशासन है कठोर कार्रवाई करता है तो अमेरिका उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लालच यहीं नहीं रुकता है। अब उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का बयान दे दिया, यानी वेनेजुएला पर उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वहां से अगवा किया और 5 जनवरी के ही दिन उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बयान दे दिया कि अगला कदम ग्रीनलैंड का है। और ग्रीनलैंड के बाद पनामा कैनल के बाद कनाडा। तो इस प्रकार अमेरिका की जो महत्वाकांक्षा है बढ़ती जा रही है। क्या अमेरिका के लालच की कोई सीमा नहीं है? अब बताइए, कल को अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो किस मॉडल के द्वारा उसको रोका जा सकेगा? कल को अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लेता है तो वैश्विक शक्ति के रूप में कल इसको रोकना होगा, तो किस मॉडल से उसको रोका जाएगा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप को उकसा रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लीजिए, लेकिन ये उन्हीं के विरुद्ध कब्जा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड से हमें कोई लेना देना नहीं है। ग्रीनलैंड को डेनमार्क ने उपनिवेश की तरह माना है और उसके प्रति कठोर रवैया अपनाया गया है। चीन मुस्कुरा रहा है क्योंकि यूरोप हमारे पास आएगा और हमारी गोद में बैठेगा। हमारे पास ग्रेटेस्ट ट्रेड है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हब है और हमारे पास जब आएगा तो हम उसके बाजार का उपयोग करेंगे, उस पर टैरिफ लगाएंगे। और यूरोपियन यूनियन ने घोषणा भी कर दी है कि हम भारत और चीन जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब कंट्री है, जो मध्यम व्यापारिक कंट्री है, वहां पर जाएंगे और वहां पर जाकर के जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। ये विश्व युद्ध में एक रूल ऑर्डर तय हुआ था। विश्व बैंक, IMF, WTO, WHO, ये बड़े बड़े वैश्विक इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया और इसका निर्माण करता या प्रपोजर तो आर्किटेक्ट अमेरिका था। और आज अमेरिका के कारण ही ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, चाहे वो विश्व बैंक हो, IMF हो या WTO, WHO हो, ये सभी अमेरिका के द्वारा ही इनको खतरे में डाल दिया गया है। आइए अब समझते हैं कि अमेरिका की महत्वाकांक्षा का कब ग्रीनलैंड को कब्जा करने की नहीं है। चूंकि अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश रहा है, जब उसका उदय हुआ तभी से उसके DNA में साम्राज्यवादी भावना रही है। तब नॉर्थ अमेरिका में 13 स्टेट्स हुआ करती थी और ये इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट में क्रांति का विद्रोह खड़ा किया और ग्रेट ब्रिटेन से अलग हुए, स्वतंत्र हो गए और उस समय इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। और तब इसका जो है क्षेत्रफल साइज कहें तो बहुत छोटा था और तब से लेकर के अब तक इसमें 50 स्टेट्स हो गई हैं और इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो गया है। ये मिरेकल यानी चमत्कार हुआ कहां से? उस पर इतने सारे स्टेट्स आए कहां से कि भाई 13 स्टेट्स से लेकर के उसके 50 स्टेट्स वर्तमान में बढ़ चुके हैं। दरअसल ये एक दिलचस्प कहानी है। अमेरिका ने कुछ भाग पर कब्जा किया, कुछ भाग को खरीदा और कुछ भाग को परचेज करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार से उसने 50 स्टेट्स बना लिए। लुसियाना परचेज यानी लुसियाना की खरीद 1803 की घटना है ना, ये 1803 की घटना है। लुसियाना फ्रांस के अधीन एक बड़ा भूभाग था और बड़ा महत्वपूर्ण भूभाग था। इसको उस समय नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बेचा गया और नेपोलियन बोनापार्ट के समय फ्रांस में आर्थिक कारण हुए होंगे और उस समय इसकी कॉस्ट $1500 मिलियन की कॉस्ट थी, जो अमेरिका ने इसको चुका करके इसको खरीद लिया। और ये समय अमेरिका का जो भूभाग था अब दोगुना हो चुका था, यानी अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत उसने अपने भूभाग को दोगुना कर लिया इस समय तक। और 1883 तक आते आते उसने बहुत बड़े क्षेत्र का विस्तार कर लिया। उसका सबसे पहले 1832 में ग्रीनलैंड को कब्जा करने का लालच मन में आया, यानी उसकी महत्वाकांक्षा 1832 में सबसे पहले ग्रीनलैंड को कब्जा करने की हुई।
ग्रीनलैंड एक्चुअली डेनमार्क के अंडर में आता था और डेनमार्क को उसे खरीदने के लिए, सेल आउट करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा अमेरिका ने, और डेनमार्क ने इसको जो है अस्वीकार कर दिया। अमेरिका ने कोई स्टेप नहीं लिया। 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया, और अलास्का एक रूस का महत्वपूर्ण भाग था जिसको अमेरिका को बेच दिया। उस समय जार का शासन हुआ करता था, और आज भी अलास्का के लिए रूस के पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं है। उसी समय तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम सेवर्ट हुआ करते थे, और विलियम सेवर्ट ने 1867 में ग्रीनलैंड को कब्जे में साथ मिलाने की बात कही, मतलब ग्रीनलैंड को सेल आउट करने के लिए डेनमार्क के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन डेनमार्क ने अब भी वह प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। लेकिन विलियम सेवर्ट की लालसा यहीं ग्रीनलैंड पर ही खत्म नहीं हो जाती है। उनका मानना था, उनकी लालसा थी कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करें, और ग्रीनलैंड के बाद वो कनाडा को भी खरीदें, और खरीद करके वो अपने साम्राज्य में मिलाएं। क्योंकि कनाडा को उस पर कब्जा करने की उस में हिम्मत नहीं थी। कनाडा स्वतंत्र था, लेकिन ब्रिटेन का डोमिनेट था, और उस समय ब्रिटेन एक्टिव था, शक्तिशाली था, और इसीलिए जो है अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कनाडा पर कब्जा कर लिया जाए, और इसीलिए वो ग्रीनलैंड को भी सेल आउट करने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, और फिर कनाडा को उस पर कब्जा करने के लिए मन बनाते हैं। इस युद्ध के समय जर्मनी को रोकने के लिए यूएसए ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड को सेल आउट करने के लिए फिर से प्रस्ताव भेजा कि ग्रीनलैंड की जर्मनी से लड़ने के लिए वहां पर सैन्य बेस बनाया जाना चाहिए, लेकिन डेनमार्क ने इसको फिर से अस्वीकार कर दिया। अब बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है, और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनियों ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, और जिससे ग्रीनलैंड अपने कॉलोनियल शासन से कट गया। यानी जैसे ही डेनमार्क पर नाजी जर्मनियों ने उस पर कब्जा किया, तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपनी सेना भेजी और उस पर कब्जा कर लिया। और अभी तक अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जापान के द्वारा जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया जाता है, तो अमेरिका 7 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ता है, और जब मित्र देश या फिर कहें तो अलायंस पावर जीत जाता है, उसकी विक्ट्री होती है। विक्ट्री होने के बाद जो है डेनमार्क फिर से स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र होने के बाद ग्रीनलैंड फिर से डेनमार्क के अधीन आ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अब कोल्ड वॉर शुरू होता है। सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। वर्ष 1940 में अमेरिका के तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जो है एक प्रस्ताव दिया, और यह प्रस्ताव डेनमार्क को था ग्रीनलैंड को सेल आउट करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने जो है $100 मिलियन खरीदने का एक प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन डेनमार्क ने अब भी इनकार कर दिया कि भाई ग्रीनलैंड कोई बेचने की चीज नहीं है और इसे बेचा नहीं जाएगा। उधर जो है शीत युद्ध बढ़ रहा था, कोल्ड वॉर बढ़ रहा था। वर्ष 1949 में नाटो संगठन बना। नाटो संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ष 1949 में बना, और ये 32 देशों का एक संगठन था, सैन्य संगठन था, जिसमें कोई एक देश पर किसी अन्य देश के द्वारा हमला किया जाता था तो वो 32 देश अपने आप पर उस हमले को समझते हैं और उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार से एक सैन्य संगठन बना, और इस संगठन का मुख्यालय रखा गया ब्रुसेल्स। आज इसमें 32 देश हैं जो कि अब टूटने की कगार पर है। तो जब नाटो बन गया 1949 में, तब अमेरिका ने उसी समय का कम से कम हमें एक बेस तो दे दो वहां पर, जिससे हम रूस की एक्टिविटियों का, रूस की क्रियाविधियों का रूस पर नजर रख सके। तब जाकर के वर्ष 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के द्वारा ग्रीनलैंड रक्षा संधि के तहत अमेरिका को वहां पर एक बेस बनाने की अनुमति मिली। वहां पर एक बेस बनाया गया और एयर बेस बनाया गया, जिसका नाम रखा था पिटुफिक स्पेस बेस। वर्ष 2023 में इसका नाम बदल करके पिटुफिक स्पेस बेस का नाम बदल करके थूले एयर बेस कर दिया गया। और अब अमेरिका की फिर से आर्कटिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षा है कि वहां पर वो अपना एक गोल्डन डोम प्रणाली, मिसाइल प्रणाली वहां पर स्थापित की जाए, जिससे वह रूस और चीन की एक्टिविटी का नजर रख सके, है ना, उनकी क्रियाविधियों पर नजर रख सके, जिससे कि ग्रीनलैंड और यूरोपीय देशों की भी सुरक्षा हो सके, संभव हो सके। ऐसा अमेरिका का कहना है। तो इस प्रकार से अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है, और अमेरिका चाहता है कि भाई उस पर वहां पर जो है चीन और रूस की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, चीन और रूस के द्वारा उस पर अधिकार न कर लिया जाए। ठीक है। इधर जो है रसिया उस पर आंख गड़ाए बैठा है कि भाई आर्कटिक हमारे इंटरेस्ट का भी है। यूएस और रसिया सामने सामने है, और इसी बीच चीन भी नजर गड़ाए बैठा है। आइए डेनमार्क की स्थिति को मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यह उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक
महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा है। भू राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क यानी यूरोपीय महाद्वीप का भाग है और भौगोलिक रूप से यह कनाडा यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। डेनमार्क पर राजशाही शासन के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है यानी ऑटोनोमस टेरिटरी है। यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोन और यहाँ की जो राजधानी है नुई राजधानी है, यानी ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी में जरूर आता है, लेकिन ये खुद अपने सिस्टम से चलता है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, पुलिस, जस्टिस, नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ खुद का पार्लियामेंट है, खुद की गवर्नमेंट है और इस प्रकार से ये अपनी खुद के सिस्टम से चलता है। लेकिन बाकी डेनमार्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड करेंसी एंड सिटीजनशिप, इस प्रकार से यह डेनमार्क के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। 1982 ईस्वी में यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई का शासन था और विकिंग्स यहाँ का शासक हुआ करता था। 1721 में पहला नॉर्वे और डेनमार्क का धार्मिक अभियान घोषित किया गया। 1775 में यह डेनमार्क का एक उपनिवेश घोषित किया गया और 1814 में जब नॉर्वे अलग हो गया तो यह डेनमार्क के अधीन एक प्रांत हो गया और 1953 में यहाँ का एक संविधान बना, यहाँ का एक अलग संविधान लागू हो गया और 1979 में यहाँ पर एक होम रूल स्टार्ट हो गया और 2009 तक आते आते यह सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा चलने लगा। यानी यह 1953 से लेकर के 1979 तक ग्रीनलैंड को डेनमार्क के एक प्रांत के रूप में मान्यता प्राप्त थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनियों के द्वारा डेनमार्क पर कब्जा कर लिया गया और उस समय ग्रीनलैंड जो अपने कॉलोनियल शासन से कट गया। चूंकि डेनमार्क पर जो है नाजी जर्मनियों के द्वारा कब्जा किया गया तो अमेरिका के द्वारा 1940 तक उस पर एक आर्मी पहुंचाई गई और वहां पर ग्रीनलैंड को कब्जा कर लिया गया। क्योंकि इस समय तक अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ और जब जापान के द्वारा जो पर्ल हार्बर है, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया गया तो अमेरिका 7 दिसंबर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और मित्र देशों, उस समय मित्र देशों की जीत हुई, यानी अलायंस पावर की जीत हुई और जीत होने पर डेनमार्क स्वतंत्र हो गया और जब डेनमार्क स्वतंत्र हुआ तो डेनमार्क के अंदर ग्रीनलैंड भी स्वतंत्र हो गया और डेनमार्क अभी तक डेनमार्क के अभी ही ग्रीनलैंड रहा। लेकिन 1951 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, कोल्ड वार स्टार्ट हो गया तो अमेरिका ने कहा कम से कम एक वहां पर बेस बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अमेरिका और डेनमार्क के द्वारा ग्रीनलैंड रक्षा संधि के तहत वहां पर एक एयरबेस बनाया गया और इस एयरबेस का नाम था पिटुफिक स्पीशीज और 2023 तक आते आते इसका नाम परिवर्तन करके थुले एयरबेस रख दिया गया। अब अमेरिका की लालसा है कि आर्कटिक क्षेत्र पर जो है गोल्डन डोम प्रणाली यानी मिसाइल सिस्टम वहां पर एक स्थापित किया जाना चाहिए जिससे रूस और चीन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका, रूस और चीन इस पर क्यों अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे हैं और क्यों अमेरिका इसको क्यों कब्जा की फिराक में है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ग्रीनलैंड विशाल देश है, ग्रीनलैंड एक विशाल देश है और 80% तक यहाँ बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है, जिसका 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बर्फ रहित है और इसका भूवैज्ञानिक इतिहास लगभग 4 अरब वर्ष पुराना है। यहाँ पर अनेक प्रकार की भू आकृतियों के कारण यहाँ पर बहुत सारे खनिज और रत्न मौजूद है, यानी यह प्राकृतिक संसाधनों मिनरलों से समृद्ध आइसलैंड समृद्ध द्वीप है और यहाँ पर जो है जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलती जा रही है और बर्फ पिघलने के कारण यहाँ पर जो है नए जो है सीरूट्स और खनिज निकलने की संभावना है। एक रिपोर्ट बताती है, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड GEUS 2023, यानी ये जो रिपोर्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड से पता लगता है कि यहाँ पर 23 में से 24 जो पृथ्वी के दुर्लभ खनिज है यहाँ पर मौजूद है, यानी क्रिटिकल रियल मटेरियल है 34 में से 24 यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, जिनको अपन रेयर अर्थ मिनरल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर 24 रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे नियोडीमियम और सल्फारस तक जहां पर ये खदान है, यहाँ से नियोडीमियम निकलने के उत्पादन होने की संभावना है और वर्ष 2027 तक यहाँ पर उत्पादन हो सकता है। प्रोजोडियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम की यहाँ पर ये खदान है। क्वानिफजल जो है यूरेनियम की खदान है और इस प्रकार से यहाँ पर जो है पृथ्वी के दुर्लभ यानी जो रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, टंगस्टन, वेनेडियम, लोहा, तांबा, निकिल, जस्टा, प्लेटिनियम और टाइटेनियम के जो खनिज है यहाँ पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रत्न जो है रूबी और गुलाबी नीलम मौजूद है और ये सब जब क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ पिघलेगी तो ये सब यहाँ पर निकलने की संभावना है और इसीलिए यहाँ पर जो है चीन भी आंख बढ़े बैठा है और चीन ने वर्ष 2018 में आर्कटिक क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाने के प्रयास में खुद को निकट आर्कटिक राज्य घोषित कर दिया, यानी नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर दिया। चीन ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चीनी कंपनी इन खनिज संसाधनों की खोज, खनन और प्रसंस्करण में अत्यधिक सक्रियता से शामिल है। खनिज क्षेत्र में चीनी निवेश 11% की हिस्सेदारी है, जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस से कुछ ही कम है।
तो इस प्रकार से चीन की जो है लालसा है कि चीन है कि मेरा भी यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट हो। इसी प्रकार अगर इसका क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण वो बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलने से नए सी रूट्स खुलने की संभावना है। जैसे यानी इसमें जो आर्कटिक शिपिंग रूट ऊपर होता है तो जो यूरोप और एशिया के मध्य में जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है, तेज और किफायती हो जाने की संभावना है। वर्ष 2025 में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वे में पाया गया कि बर्फ की चादर लगातार 29वें वर्ष तक यहाँ पर सुकुड़ती आई है और आर्कटिक आइस शीट लगातार हर साल 140 बिलियन टन बर्फ हो रही है। आर्कटिक बर्फ का पतला होना इस इलाके में बढ़ती दिलचस्पी का मुख्य कारण माना जाता है, खासकर अमेरिका के लिए, जहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उत्तर पश्चिम गलिहारे ओपन होने की संभावना है। आइए इसको एक मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अब आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन के मध्य में नोबल चौक पॉइंट है और इस नोबल चौक पॉइंट से ही जो है नॉर्थ वेस्ट पैसेज यानी न्यू सी रूट खुलने की संभावना है, जिससे यूरोप और एशिया के मध्य में जो है कम समय में शिप यानी कम समय और किफायती दर में ग्लोबल ट्रेड होने की संभावना है। उधर यूरोप और जो है उत्तर अमेरिका पास होने के कारण जो है अमेरिका के लिए यह बहुत आसान होगा कि यहाँ पर एक नेवल बेस बनाया जाए, यानी मिलिट्री एसेस के लिए जो है आसान हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो है गोल्डन डोम मिसाइल प्रणाली स्थापित की जाती है तो अमेरिका के द्वारा रूस और चीन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी इस द्वीप पर जो है सिक्योरिटी हब बनाए जाने की संभावना है। यानी इधर रसिया आंकड़ा है बैठा है कि इस आर्कटिक हमारे इंटरेस्ट का भी है और यूएस और रसिया सामने सामने है, इसी बीच चीन भी नजर बनाए बैठा है। वर्ष 2014 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अग्रेसिव होने लगे और अपना रंग दिखाने लगे और क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने पर उस क्रीमिया को अपने अधिकार में ले लिया, यानी कब्जे में ले लिया। और इस समय तक रूस और चीन जो है एक दूसरे के पास आ रहे, मतलब दोस्त बन गए। और इसी को देखते हुए वर्ष 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है ग्रीनलैंड को सेल आउट करने के लिए डेनमार्क को एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन डेनमार्क ने फिर भी अस्वीकार कर दिया। अब वर्ष 2024 में फिर से यह मुद्दा उठता है। ग्रीनलैंड पर एक नेवल बेस बनाया जाएगा, वहां पर सैन्य बेस बनाया जाएगा, जिससे ग्रीनलैंड और रूस और चीन से सुरक्षा होगी और यूरोपीय देशों की भी सुरक्षा होगी। इस प्रकार से जो है अमेरिका के द्वारा बयान दिए जाने लगे। अब इस समय क्योंकि इस क्षेत्र में चाइना का भी प्रभाव बढ़ रहा है, रूस का भी धीरे धीरे करके वहां पर भी प्रभाव बढ़ रहा है और इसीलिए जो है अमेरिका में तनाव है कि भाई ये रूस और चीन दोनों मिलकर के इस क्षेत्र पर कब्जा न कर लें। ठीक है, अमेरिका चाहता तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क को यूरोपीय देशों से समझा करके अपने हितों को सहयोग करते हुए उनके साथ समझौता करता और समझौता करके वहां पर अपनी आर्मी के लिए एक नेवल बेस बना सकता था, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। उसने ऐसे बयान देना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम उस पर कब्जा करेंगे और ऐसे किसी भी देश पर जो संप्रभु देश है, सॉवरेन देश है, उस पर कब्जा कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यह स्थिति तनावपूर्ण बन गई है क्योंकि अभी वेनेजुएला पर आक्रमण किया और 4 जनवरी को और 5 जनवरी 2026 को उन्होंने फिर से बयान दिया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका जो है वहां पर सैन्य कार्रवाई करेगा और उसे अपने कब्जे में लेगा। ठीक है, और ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण से कुछ भी कम स्वीकार नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से ग्रीनलैंड की अमेरिका को आवश्यकता है। इसे हासिल करने के लिए नाटो को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, अन्यथा इसे चीन और रूस हासिल कर लेंगे और ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथों में होगा तो सुरक्षित होगा और अमेरिका के हाथों में आने से नाटो को और अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बन जाएगा। इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देना स्टार्ट कर दिया और हालांकि अब यूरोपीय संघ के देश थे उनमें हलचल पैदा हो गई, उन्होंने विरोध प्रकट किया। इसी एवज में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दी, कब्जे की कोशिश, वैश्विक सुरक्षा और नाटो गठबंधन का अंत सुनिश्चित है। 6 जनवरी को जब विभिन्न यूरोपीय संघ के देशों ने जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ब्रिटेन, स्पेन के राष्ट्राध्यक्षों ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है, उसकी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। और 9 जनवरी को फिर जो है ट्रंप प्रशासन या तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को सेल आउट करने के लिए वहां के प्रत्येक ग्रीनलैंड वासी के लिए $1 लाख की राशि घोषित कर दी। अब फिर से जो है 10 जनवरी को डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस हेनरिक निल्सन ने बयान दिया कि भाई यह क्षेत्र बिकाऊ नहीं है और ना ही यह अलग होगा। इस प्रकार से एक दूसरे की बयानबाजी चलती रही और अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
का सम्मेलन होता है और ये स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो सम्मेलन होता है वो चल रहा था। और उस सम्मेलन में ही एक दूसरे को जो है चेतावनी देने लगे कि भाई हम टैरिफ लगा देंगे और हम भी टैरिफ लगा देंगे, है ना, एक दूसरे के वो चेतावनी देते रहे। अब इसमें हुआ ये कि 15 जनवरी 2026 को ग्रीनलैंड में, जहां की जो राजधानी है नुइक में जाकर के जो है यूरोपीय देश 8 देश हैं और इन 8 देशों ने वहां पर अपने सेना का एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जो ऑपरेशन आर्कटिक एडवेंस के नाम से बस 2026 में वहां पर ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें वहां के सेना के कुछ कर्मी जाकर के सैन्य अभ्यास करने लगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। ऑपरेशन आर्कटिक एडवेंस के तहत यूरोपीय नाटो की तैनाती और में कुछ सैन्य कर्मी वहां पर जाकर के ऑपरेशन या प्रशिक्षण करने लगे, जिसमें उनका यूरोप 8 यूरोपीय देशों के सैनिक थे, जिसमें नॉर्वे, फ्रांस, ग्रीनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, यूके, फिनलैंड, ये 8 देशों के सैनिक वहां पर जो है अपना सैन्य प्रशिक्षण करने लगे। और इसके बाद जो है 16 जनवरी को ट्रंप फिर से चेतावनी देते हैं कि भाई जो देश ग्रीनलैंड के मुद्दों पर हमारे साथ नहीं होगा उन पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी। और 17 जनवरी के दिन इन 8 यूरोपीय देश जिसमें नॉर्वे, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड, इन पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। और ये 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा और जून तक बढ़कर के 25% तक हो जाएगा। और यह टैरिफ तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई किसी समझौते पर नहीं पहुंचते, तब तक यह जारी रहेगा। तो 18 जनवरी को यूरोपियन यूनियन की जो प्रमुख थी उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यह कदम ट्रांस अटलांटिक के रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा और चेतावनी दी कि लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी क्रम में यूरोपीय नेताओं और राजनीतिकों द्वारा भी चेतावनी दी गई कि भाई यह कदम अमेरिका और यूरोप के संबंधों को कमजोर कर सकता है और यह खतरनाक नकारात्मक दौर को जन्म दे सकता है। इसी बीच फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने भी कहा कि यह कदम अस्वीकार है और पूरा यूरोप को एकजुट होकर के इसका जवाब देना चाहिए। इस प्रकार से वहां पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आने लगी। अंत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में चल रही ये प्रतिक्रियाएं एक दूसरे पर करने लगे। अमेरिका ने जो है टैरिफ लगाया और इस टैरिफ के एवज में जो है यूरोपियन यूनियन की जो प्रमुख थी उर्सुला वॉन डेर, उसने कह दिया कि भाई हम भी अमेरिका से सभी व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे और जो मध्यम व्यापारिक देश हैं जैसे चीन और भारत, वहां पर हम अपना FTA स्टार्ट करेंगे, यानी वहां से हम व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे। और इसमें कुछ चेतावनियां भी दी गई, जैसे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि उनका देश अपनी संप्रभुता के साथ किसी से समझौता नहीं करेगा। आर्कटिक की सुरक्षा के लिए नाटो के सभी देशों को कदम उठाना चाहिए और नाटो के सभी देशों का यह मामला है। और जब टैरिफ लगा दिया जाता है तो इसमें जो है यूरोपीय संघ की अध्यक्ष प्रमुख है उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनका भी एक बयान प्रमुख है कि भाई अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने जुलाई में एक समझौता किया कि टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, तो टैरिफ नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में बिजनेस की तरह डील होती है, डील तो डील ही होती है और अमेरिका जो है इस प्रकार से टैरिफ नहीं बढ़ा सकता है। उधर WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस स्विट्जरलैंड में चल रही है, वहां पर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भाषण ने दुनिया को अपनी तरफ खींचा। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप की नीतियों का निशाना साधते हुए कहा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका को केवल नुकसान पहुंचाएगा और भारत जैसी मध्यम शक्तियों को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका नेतृत्व वाली मौजूदा विश्व व्यवस्था कमजोर पड़ती और दुखी दिखाई दे रही है। और इसीलिए भारत और अमेरिका जो मध्यम व्यापारिक कंट्रियां देश हैं, इनको आगे आना चाहिए। अमीर पुतिन का बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई रूस को ग्रीनलैंड से कुछ लेना देना नहीं है। और डेनमार्क ग्रीनलैंड को हमेशा एक उपनिवेश की तरह मानता आया है, तो उसके प्रति कठोर रवैया अपनाया है। इसी बीच जो है जब अमेरिका के द्वारा टैरिफ फिक्स कर दिया गया, 25% का टैरिफ लगाने का फिक्स कर दिया, तो ग्रीनलैंड समर्थक जो यूरोपीय देश थे ना, यूरोपीय देशों ने भी, खासकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने ट्रेड वाइज पॉलिसी की घोषणा कर दी है। इसमें किसी तीसरे देश जैसे यूएस और चीन द्वारा यूरोपीय संघ या उसके किसी सदस्य देशों पर आर्थिक दबाव डालने की स्थिति में उस देश के खिलाफ सामूहिक रूप से मजबूर कार्रवाई की जाने की यह नीति है। और यह यूरोपीय देशों द्वारा अपनाई गई अत्यंत आक्रामक नीति है जो वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। ट्रेड वेजको पॉलिसी यानी इंटर ओरिजिन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है इसमें, यानी इसमें सभी व्यापारिक संबंध तोड़े जाते हैं, FDI रोक दिया जाता है, किसी देश का इन्वेस्टमेंट रोक दिया जाता है, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइटों का प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यूरोपीय सार्वजनिक निविदाएं पब्लिक टेंडर से कंपनी को बाहर कर दिया जाता है। यानी यूरोपीय देशों ने सामूहिक रूप से अमेरिका को आर्थिक नाकेबंदी की जाने की घोषणा कर दी है।
उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि यूरोप में अमेरिका का 50% इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई होता है, और इसीलिए इसको जो है आर्थिक नाकाबंदी की जाएगी और जिससे अमेरिका का व्यापार प्रभावित होगा और अमेरिका को कंट्रोल किया जा सकता है। तो 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज में कुछ नरमाई आती है, तो वो फिर कहते हैं हम ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, हम उसी एक समझौते के तहत उसको अपने अधिकार में लेंगे और एक समझौते के तहत ही वहां पर जो है गोल्डन डोम सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, वहां पर स्थापित करेंगे, जिससे ग्रीनलैंड वासी यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा, रूस और चीन से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और जो टैरिफ लगाने की घोषणा थी कि भाई इन 8 देशों पर जो नॉर्वे, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, फिनलैंड, इन 8 देशों पर 10% टैरिफ 1 फरवरी से लागू होना था और जून में बढ़कर 25% होना था, इसको भी वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस प्रकार से जो है अमेरिका को यूरोपियन कंट्रियों ने कंट्रोल किया है और यूरोपियन यूनियन के जो प्रमुख है उर्सुला वॉन डर लेयन है ना, ये अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उस समय वो भारत में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी और वहां पर ये 27 देशों के समूह यानी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। और यानी ये वर्षों से चला आ रहा था एग्रीमेंट, अब जो है जब अमेरिका ने इन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और तब इनको एहसास हुआ कि भाई आर्थिक प्रतिबंध भी लगते हैं और इनको एहसास हुआ कि अभी हम क्या है अमेरिका के दबाव में है और इसीलिए उन्होंने अमेरिका पर भी इसके एवज में प्रतिबंध लगाए और अब उन्होंने जो है मध्यम व्यापार वाले जो कंट्री है उनकी ओर रवाना हुए, उनकी ओर आए हैं और वहां पर जो है एफटीआई के समझौते होंगे और वहां पर अपना व्यापार कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ मैं आज खत्म करता हूं और नए फैक्ट, नए मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊंगा और तब तक के लिए धन्यवाद।